हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली क्लास को कंडक्ट करने वाले हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज भी बताना चाहूंगा। क्लास के बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग में ही मैं एक बड़ी क्लास लेने वाला हूँ आप लोगों के लिए, बिहार जीके से रिलेटेड। ठीक है, वो लाइव ओनली क्लास रहेगी आपकी। ठीक है, कल मैं उसका समय और डेट आप लोगों को बता दूंगा, तो सभी लोग तैयार रहिए क्योंकि एक क्लास बड़ी वाली रहेगी, 3 घंटे की लगभग वो क्लास रहेगी और वो आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से देखना है। ठीक है, और उसके ऊपर में बेस्ड टेस्ट भी हम लोग लेंगे और टेस्ट के साथ साथ में फ्रेंड्स आप लोगों के लिए जो है किस तरीके से आप लोगों का रिवीजन उस क्लास का करवाया जा सकता है, वो पूरी की पूरी संभव जो है फ्रेंड्स एक इनोवेटिव तरीके से जो है हम लोग वो करने वाले हैं आप लोगों का। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जो है बहुत सारे बच्चों ने सेशन को ऑलरेडी लाइक कर दिया है। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, ये सेशन उन सभी लोगों को समर्पित। ठीक है, जिन्होंने सेशन को ऑलरेडी लाइक कर दिया है और एक मोटिवेशन दिया है सेशन को और ज्यादा एनर्जेटिक बनाने का, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भी इस सेशन को शेयर कर सकते हो फ्रेंड, शेयर कर दीजिए। यही आप लोगों की गुरुदक्षिणा रहेगी इस सेशन के लिए। हर एक बच्चा एक एक जगह पे जहां जहां शेयर कर सकता है जरूर शेयर कर देगा। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोग देखिए, ब्लैंक और ब्लैंक क्रमशः संघ सूची और राज्य सूची में शामिल है। ठीक है, आप लोग बताना है ब्लैंक और ब्लैंक जो है इंक्लूडेड इन द यूनियन एंड स्टेट लिस्ट रिस्पेक्टिवली, सेंसस, एजुकेशन। देखिए लेकिन यहाँ पर भी देखो क्रमशः पूछा है ना, तो क्रमशः ही बताना है आप लोगों ने। थैंक यू वेरी मच निक्की जी। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सबसे पहले संघ सूची में जो है वो आना चाहिए और जो राज्य सूची में वो बाद में आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्रमशः जब भी आ जाता है वो एक आप लोगों के लिए बैरियर बन जाता है कि पहले वही लिखना है जो पहले बोला गया है। ठीक है, तो एजुकेशन जो है ये तो कॉन्करेंट सूची में, कॉन्करेंट कॉन्करेंट का मतलब होता है कि दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकते हैं इसमें कानून, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अलावा आप लोग बताइए, फॉरेस्ट ये भी कॉन्करेंट सूची के अंदर में आता है। ठीक है, कॉन्करेंट समवर्ती सूची जिसको बोलते हैं, वन समवर्ती, समवर्ती कॉन्करेंट बोलो या समवर्ती बोलो एक ही बात है, कॉन्करेंट या समवर्ती सूची के अंदर में है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद में बारी आती है बैंकिंग, कॉर्पोरेशन टैक्स, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर। देखिए फ्रेंड्स, जो कम्युनिकेशन है ना आपका, ये आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ये केंद्र सरकार की इसके अंदर में आता है। हर देश में, कोई भी देश हो, ठीक है, जहां पर में फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब एक से ज्यादा स्तर पे सरकारें हो, तो कम्युनिकेशन जनरली आपका केंद्र सरकार के पास में होता है, संघ सूची में या यूनियन लिस्ट में होता है, जो भी राज्य, कितने अलग अलग आप देश देख लीजिए उनमें। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी एग्रीकल्चर कहाँ हो सकता है, वो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में अलग अलग डिपेंड करता है। हमारे भारत के अंदर में एग्रीकल्चर राज्य सरकार का पार्ट है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखना है आपने। ओके, बी आंसर हो जाएगा आप लोगों का। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हमारे भारत के संविधान के अंदर में कितनी अनुसूचियां दी गई है। अगर ये क्वेश्चन मैं पूछूं डायरेक्टली, 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां है, कितने शेड्यूल्स है। ठीक है, तो कितने शेड्यूल्स है आप लोगों के, ये शेड्यूल्स है आप लोगों के फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने 12। ठीक है, 12 शेड्यूल्स है। ओके जी, पेड क्लास में कितने बजे क्लास होगी, शोभा जी पूछ रहे हैं। देखिए अभी हुई है, अभी एक क्लास हुई है बजट का पार्ट 1, और बजट का पार्ट 2 जो है अभी रात में भी होगा। तो आज 2 क्लासेस है, बहुत बढ़िया तरीके से हमने पढ़ा है। कुछ क्वेश्चंस मैं अभी पूछूंगा भी आप लोगों से उससे रिलेटेड, बजट वाले क्वेश्चन से, जिन्होंने भी क्लास की उनको मजा आया होगा। ठीक है, और आज रात में भी उसकी क्लास होगी। ठीक है, उसमें भी मैं रिविजन करवाने वाला हूँ। ठीक है, 10 बजे। चलिए तो आते वापस से 12 अनुसूचियां है, जिसमें से 7वें नंबर की जो अनुसूची है, 7th नंबर का शेड्यूल, शेड्यूल जिसको बोलते हैं, या फिर आपको 7वें नंबर की अनुसूची आप लोग इसको बोल सकते हो, अनुसूची। ठीक है, ये जो 7वें नंबर की अनुसूची है, उसमें ये 3 बंटवारे किए गए हैं, केंद्र सरकार के काम, राज्य सरकार के काम, और कॉन्करेंट मतलब होता है समवर्ती। समवर्ती मतलब दोनों इसमें कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। ठीक है, तो कुछ केंद्र सरकार के काम है, कुछ राज्य सरकार के काम है। आप लोगों को याद रखना है कि एग्रीकल्चर जो है आप लोगों का राज्य सरकार में आता है, और कम्युनिकेशन जो है आप लोगों का केंद्र सरकार की सूची के अंदर में आता है। ठीक है, नाउ अब देखिए एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का, इस क्वेश्चन का भी आंसर करने की कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है, दांडी मार्च निकाला गया था। ठीक है, दांडी मार्च निकाला जब गया तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था दांडी मार्च के बाद में। ठीक है, तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
दांडी मार्च के बाद में गांधी जी को कौन से दिन अरेस्ट किया गया था? और यहाँ क्वेश्चन बोला गया आप लोगों से कि भाई गांधी जी को अरेस्ट जब किया गया उसके बाद में किसने जो है कमान संभाली, किसने लीड किया गांधी जी के बाद में? ठीक है, तो गांधी जी को जब अरेस्ट कर लिया गया, गांधी जी ने दांडी मार्च निकाली थी 12 मार्च को, 12 मार्च, ठीक है, 1930 में। ठीक है, उसके बाद में वो जो है फ्रेंड्स आपका 5 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं, 5 अप्रैल 1930 को। ठीक है, और 6 अप्रैल को उन्होंने जो है वो नमक सत्याग्रह किया था, नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, वहां से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किया। गुजरात में ही एक धरसना नाम की जगह है, धरसना, ठीक है, धरसना नाम की एक जगह है, वहां पर में नमक बनाने की कंपनी थी। गांधी जी जो है वो मतलब भाई मैं क्या बोलूं, गांधी जी तुम मिलेंगे ऊपर में तो तुमको बताऊंगा, अभी बच्चों के सामने बोलूंगा तो तुम बोलेंगे कि यार देखो मेरी बुराई कर रहा करके बच्चों के सामने। ठीक है, लेकिन यार तुमको भी समझना चाहिए ना, देखो दर्शना के अंदर में वो जा रहे थे रेड डालने के लिए, मतलब हम जाएंगे प्रोटेस्ट करेंगे। अरे यार तुमको पता है कि ये लोग तुमको अरेस्ट कर लेंगे, फिर भी अरे धप्पा मारना था ना उधर जाके, एकदम से धावा बोलना था। ठीक है, सरकार को कुछ समझ में आया होता, लेकिन वो ये क्या कर दिए, वो लॉर्ड इरविन को पत्र लिख दिए कि लॉर्ड इरविन, ठीक है, मैं आ रहा हूँ दर्शना, तुमको जो मतलब जो करना है वो कर लो करके टाइप का, ऐसा कुछ तो भी होगा, प्यारी भाषा में लिखा था, लेकिन ठीक है। उन्होंने क्या किया, अरेस्ट कर लिया उनको। तो फ्रेंड्स 4 मई की बात है, 4 मई, 4 मई 1930 को गांधी जी को कर लिया गया अरेस्ट, गिरफ्तार कर लिया गया। अब गांधी जी हो गए अरेस्ट। ठीक है, अब गांधी जी अरेस्ट हो गए तो गांधी जी के बाद में लीड कौन करेगा, इसको लीडरशिप कौन करेगा उसकी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर में अब्बास तैयब जी जो थे उन्होंने लीड किया था, ये पूरी की पूरी कहानी है इसकी। फिर बाद में वो बात अलग है कि अब्बास तैयब जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था, फिर सरोजनी नायडू ने लीड किया उसके बाद में। लेकिन अब्बास तैयब जी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, जिसने लीड किया था गांधी जी के बाद में। मैं दिखा देता हूँ आपको, अब्बास तैयब जी, ये है अब्बास तैयब जी, ठीक है, गांधी जी के साथ में। ओके, तो जब दांडी मार्च में गांधी जी 4 मई, ठीक है, 1930 को अरेस्ट हो गए, ठीक है, उसके बाद में अब्बास तैयब जी ने लीड किया था। और जब अब्बास तैयब जी भी अरेस्ट हो गए उसके बाद में किसने लीड किया, सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, सरोजनी नायडू ने उसके बाद में, तो पहले गांधी जी, फिर अब्बास तैयब जी, और फिर सरोजनी नायडू। गांधी जी के साथ में दांडी मार्च में कितने लोग गए थे, गांधी जी के साथ में कितने लोग गए थे, 78 लोग, और गांधी जी को मिला के 79। ठीक है, तो जब दांडी यात्रा शुरू हुई थी तो गांधी जी के साथ में 78 लोग थे, 78 लोग थे। ये पूरी की पूरी यात्रा कितनी इसकी थी, ठीक है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, दांडी यात्रा कितनी दूरी की थी? आया था ना इस बार, क्वेश्चन में भी आया था, आप लोगों को याद है ना? ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा, ठीक है, ये चीज ये भी आप लोगों को याद रखना है, 24 दिन लगे थे, 24 डेज लगे थे इस पूरी यात्रा को, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, ये 240 माइल का रास्ता था। ठीक है, कई जगह पे इसको 241 माइल भी लिखा जाता है, माइल्स। ठीक है, माइल्स मतलब मील। ओके, अगर आप लोगों से मैं कहूं, ठीक है, अगर आप लोगों से मैं कहूं कि आप लोग कन्वर्ट करिए, ठीक है, कन्वर्ट करिए, सिंपल सा कन्वर्जन है आप लोगों का, 240 माइल का मतलब कितना किलोमीटर, है ना? सिंपल सा आ सकता है आप लोगों का ये, कि 240 माइल मतलब कितना किलोमीटर आप लोगों का, तो ये आ जाता है आप लोगों का 386 किलोमीटर के करीब करीब, 386 किलोमीटर के करीब आ जाता है। तो अगर किलोमीटर में पूछे तो 386 किलोमीटर हो जाता है आप लोगों का, 240। अगर 241 माइल पूछे तो 387 किलोमीटर के करीब करीब आता है। तो माइल्स में भी याद रखना है आप लोगों ने, और किलोमीटर में भी याद रखना है आप लोगों ने, कितना रास्ता तय किया था गांधी जी ने पैदल पैदल टुबुक 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 चलते हुए। ओके, तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता बताता चल रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन और है, जो बच्चे पेड क्लास में पढ़े हुए ना उन लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, और अगर आप रिवाइज करोगे तो और ज्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, नेशनल मूवमेंट के अंदर में पढ़ाया है, दांडी यात्रा के समय में गांधी जी के साथ में कौन सा अमेरिकी पत्रकार उनके साथ था? डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, ठीक है, कि दांडी यात्रा के समय में कौन था? ठीक है, ओके, तो उसका नाम क्या था, आप लोग बता सकते हो? देखते कितने लोग बताते हैं यहाँ पर में। बाकी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बता भी दूंगा, देखते पहले कितने लोग यहाँ पर में बताते हैं। चलिए जल्दी से आ जाइए यहाँ पर में, ठीक है, दो ऑप्शन देता हूँ आपको, लुई फिशर और वेब मिलर। ठीक है, चलो दो ऑप्शन मैंने आप लोगों को दे दिया है। ईश्वर चंद विद्यासागर, ठीक है, निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित थे?
जिसने महिलाओं की शिक्षा के मसले का समर्थन किया। इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को भी समर्थन किया, विडो रीमैरिज, ठीक है, विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज या विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया था इन्होंने, और महिलाओं की शिक्षा का भी समर्थन किया। तो बताइए जल्दी जल्दी से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो बेथुने कॉलेज का अगर आप लोगों ने नाम सुना हो फ्रेंड्स, ठीक है, आपका, तो उससे ये संबंधित थे, ठीक है। तो बेथुने कॉलेज कलकत्ता के अंदर में, बेथुने कॉलेज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, बेथुने कॉलेज। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और उनके एक साथी थे जॉन ड्रिंक वाटर बेथुने, उन्होंने ये चालू किया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और जॉन, ठीक है, ड्रिंक वाटर बेथुने, इन्होंने मिलकर 1849 के अंदर में इसकी स्थापना की थी, बेथुने कॉलेज की, महिलाओं की शिक्षा के लिए। ओके, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है ये वाला आप लोगों का, ठीक है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग, जॉन ड्रिंक वाटर बेथुने, मैं लिख भी देता हूं आप लोगों का, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ में थे जॉन, ठीक है, ड्रिंक वाटर बेथुने, बेथुने, ठीक है। कब? 1849 के अंदर में उन्होंने स्थापना की थी बेथुने कॉलेज की, कलकत्ता के अंदर में। ओके, तो जो ये क्वेश्चन था आप लोगों का कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन से वाले संस्था से संबंधित थे जिसने महिलाओं के लिए समर्थन किया, तो बेथुने कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी, जॉन ड्रिंक वाटर बेथुने के साथ में मिलकर, ठीक है। इन्हीं के प्रयासों के वजह से हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून जो है फ्रेंड्स वो लागू हुआ था। मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ साथ साथ में, ठीक है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, इसको नाम था इसका हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। ये कब आया था आप लोगों का? 1856 में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ना दो चीजें हैं, आप लोगों ने प्लीज ध्यान देना है, ठीक है। मैंने वैसे तो क्लास के अंदर में करवाया भी है, जितने भी बच्चे पेड क्लास में उन लोगों को पता होगा। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट दो चीज से है, ठीक है। ये कानून बनाया किसने था? बनाया या ड्राफ्ट किसने किया था? ड्राफ्ट का मतलब होता है उसका खाका तैयार करना, ड्राफ्ट बनाना। तो ड्राफ्ट बनाया था तुम्हारे चाचा के लड़के डलहौजी ने, ठीक है, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने। लेकिन उसको पास किसने करवाया था? अगर बात आ जाए कि पास किसने करवाया, ठीक है, या पास किसके समय में हुआ था ये बिल, लॉ किसके समय में बना? ये बना था लॉर्ड कैनिंग के समय में, ठीक है, कैनिंग के समय में। मतलब जितने देर में वो डलहौजी पास करवा पाता उससे पहले उसका तबादला हो गया और लॉर्ड कैनिंग आ गया, तो लॉर्ड कैनिंग ने उसको पास करवाया था। ये दो क्वेश्चन बन गए आप लोगों के वही के वही। हिंदू विधवा, तीन क्वेश्चन बन गए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब आया था? 1856 के अंदर में। उसको ड्राफ्ट किसने करवाया था? डलहौजी ने, ठीक है, लेकिन उसको पास किसने कराया है? कैनिंग ने, ये याद रखना है। एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूं, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून को लाने के पीछे सबसे बड़ी ताकत किसकी थी? किसने सबसे ज्यादा जो है इसके लिए प्रयास किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर, ठीक है, चंद विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे उन्होंने इसको शुरू किया, मतलब इसके लिए आंदोलन किया था उन्होंने। इन्होंने अपने खुद के बेटे की शादी जो है एक विधवा से करवाई थी, ठीक है, ताकि समाज के अंदर में वो एक मैसेज दे सके। ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था, ठीक है, और वो सवाल ये था कि गांधी जी ने जब दांडी यात्रा निकाली थी तो उस समय में गांधी जी के साथ में कौन थे, ये पूछा था ना मैंने आप लोगों से, ठीक है। तो वो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, तो वो मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, तब तक कहा गया भाई यहाँ पर में, ठीक है। तो गांधी जी के साथ में थे वेब मिलर, ठीक है, वेब मिलर, ये मैंने क्लास में करवाया हुआ है आप लोगों को, वेब मिलर, ठीक है, वेब मिलर, ये याद रखना आप लोगों ने। कहाँ के पत्रकार थे ये? यूएसए के पत्रकार थे, यूएसए के, अमेरिकी पत्रकार थे। ये भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। तो एक बार फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे आप सभी लोग। अगर चाहते हो कि इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए धमाकेदार क्लासेस लेता रहूं, सेशन को लाइक कर देंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, ठीक है, ताकि ऐसे ही हम लोग क्लासेस लेते रहे। 1300 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में, और आप लोग कंजूसी कर रहे हो लाइक करने में, शेयर करने में, तो इस तरीके से तो ठीक है, मोटिवेशन कैसे मिलेगा पूरी क्लास को? तो सभी के सभी बच्चे एक साथ यूनिटी का प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। प्रियंका जी बिल्कुल, आज जो है मैं आपको टेक्निकल हेल्प के लिए आज रात वाली जो क्लास है ना उसके लिए एक डेडिकेटेड नंबर भी देने वाला हूं मैं, ठीक है, पेड क्लास के लिए, उसके अंदर में आप कर सकते हो, अदरवाइज आप इसमें भी कर लीजिए यहाँ पर मैं, ठीक है, जो नंबर अभी चल रहा है फिलहाल के अंदर में नीचे में। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस सिल्वर, टंका एंड कॉपर जीतल, द टू बेसिक कॉइन्स ऑफ सल्तनत पीरियड?
ठीक है, सल्तनत समय काल के अंदर में चांदी का टंका और तांबे के जीतल नाम के सिक्के किसने निकाले थे? ओके, तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। तो चांदी का टंका और तांबे के जीतल नाम के जो सिक्के हैं, ये इल्तुतमिश जो था उन्होंने स्टार्ट किया करवाए थे। ओके, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि इल्तुतमिश जो है ये कौन से वाले दिल्ली सल्तनत में 5 जो है वो आपकी रियासतें हुई है दिल्ली सल्तनत के अंदर में, कौन कौन सी? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हुई आपकी, ठीक है, गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, स्लेव या गुलाम वंश, गुलाम वंश, इसको इलबरी तुर्क वंश भी या इलबरी वंश भी बोला जाता है, गुलाम वंश आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों का कौन सा आया? गुलाम वंश के बाद में आया आप लोगों का, ठीक है, खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी, खिलजी वंश आप लोगों का आता है यहाँ पर में। ठीक है, गुलाम, ठीक है, खिलजी, खिलजी वंश। फिर आता है तुगलक, तुगलक, तुगलक वंश। ठीक है, उसके बाद में आता है सैयद वंश, सैयद। और उसके बाद में आता है सबसे लास्ट में लोधी वंश, और लोधी वंश का ही खात्मा करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो जो इल्तुतमिश था वो गुलाम वंश से बिलोंग करता था, इल्तुतमिश गुलाम वंश से बिलोंग करता था। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। रजिया सुल्ताना भारत की पहली महिला शासिका इल्तुतमिश की बेटी थी। तो रजिया किसकी बेटी थी? रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की ही बेटी थी। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्ताना इसकी बेटी थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए। तो टंका और जीतल नाम के सिक्के किसने जारी किए थे? इल्तुतमिश ने जारी किए थे। अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत कौन सा अधिकार है, बताइए? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। 1000 लाइक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स आप सभी लोगों का। ठीक है, आप लोगों ने इसको पहुंचा दिया। जल्दी जल्दी से जितने भी बच्चे हैं सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ताकि इसी तरीके से सेशन चलता रहे, आप लोगों की पढ़ाई भी होती रहे। जी, तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 300 ए, ठीक है, 300 क भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, आपको पता है ना कि ए को क ख ग घ ऐसा भी आता है, तो 300 ए को 300 क भी बोल सकते हैं। तो पहले जो है ना ये राइट टू प्रॉपर्टी, ये आप लोगों का आर्टिकल नंबर 31 में आता था, आर्टिकल नंबर 31 के अंदर में। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा नंबर का, लिखो जल्दी से, 44वें नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके जरिए 31वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया गया और उसके बदले में राइट टू प्रॉपर्टी को डाल दिया गया 300 ए में। ये अब केवल कानूनी अधिकार है आपका, फंडामेंटल मूलभूत अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है, केवल और केवल राइट कानूनी अधिकार। ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 31 में था पहले, और 44वें संविधान संशोधन के जरिए 1978 में हटाया गया इसको। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये 44वें संविधान संशोधन के समय में प्रधानमंत्री कौन थे, क्योंकि अब आजकल ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है टीआरई 3 के अंदर में क्वेश्चन आया था 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय में प्रधानमंत्री कौन थे? कितने लोगों को याद है ये क्वेश्चन? ठीक है, ये क्वेश्चन आया था ना एक शिफ्ट के अंदर में कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के समय में प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए जल्दी से, आया था क्वेश्चन। तो यहां पर में जो है फ्रेंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के समय में मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। अच्छा, आज ही मैंने क्लास में मोरारजी देसाई के बारे में आपको बताया है। आज जितने भी बच्चे थे आज सुबह वाली पेड क्लास के अंदर में आए जिसमें हम बजट पढ़ रहे थे, मोरारजी देसाई की बात निकली है तो दूर तक जाएंगी। ठीक है, बताइए मोरारजी देसाई के बारे में मैंने आपको क्या बताया? मोरारजी देसाई का बजट से कुछ तो भी रिलेशन रिलेशन है, बजट से। ठीक है, बजट, तो बताइए क्या रिलेशन है? आज ही सुबह वाली क्लास में हमने पढ़ा है, जो बच्चे थे क्लास में आज सुबह के, ठीक है, उनको याद होगा। मोरारजी देसाई क्या था? मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बजट, 10 बार बजट प्रस्तुत किए, तो सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड इनके पास में है, सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा बार, ठीक है, सबसे ज्यादा 10 बार उन्होंने जो है फ्रेंड्स बजट प्रस्तुत किया है, सबसे ज्यादा 10 बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड इनके पास में है। तो ये आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो मोरारजी देसाई फिर बाद में जाके प्रधानमंत्री भी बने। ठीक है, जनता जो दल बना था ना उसका, ठीक है, ये याद रखना, जनता पार्टी का। ठीक है, 77 से 70, ठीक है, 1977 से लेकर 1980 तक, ठीक है, ये प्रधानमंत्री थे। ओके,
चलिए, तो ये हम लोगों ने पढ़ा बजट के अंदर में। जो भी बच्चे हैं जो हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, नीचे में नंबर चल रहा है 7611101101 9697884444। ठीक है, वो कर सकते हैं जी। सोना की दुनिया जी, बिल्कुल आप भी जुड़ सकते हो, जीएस जीके की क्लास लेना है आपने, नीचे में नंबर चल रहा है। ठीक है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम आपकी बिल्कुल मदद कर देंगी। ठीक है, या डायरेक्टली आप टीचिंग परीक्षा के ऐप पर जा सकते हो, या नीचे में एक लिंक दी गई है उससे भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि आर्टिकल नंबर 300 ए जो है ये राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। आप लोगों का पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको दे दिया है। नाउ फ्रेंड्स, अब आप देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, वह स्थिति जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है। ठीक है, बताइए, वह स्थिति जब दोनों एक दूसरे की चीजों को खरीदने और बेचने के लिए सहमत होते हैं उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, मतलब blank is the situation when both parties have to agree to sell and buy each other's commodity. बताइए, ध्यान से सच समझिए इस क्वेश्चन को आप लोग। जी, देखिए जितने भी लोग जो है ना फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है, आंसर लगा रहे ए, मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, कि बार्टर सिस्टम के अंदर में जो है ना, विदाउट यूज ऑफ मनी, इसका होता है विदाउट यूज ऑफ मनी। ठीक है, विदाउट यूज ऑफ मनी ये होता है आप लोगों का। लेकिन एक चीज होती है यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर में बोला गया आप लोगों को, वह स्थिति है जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने, देखो, और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है। उसको चाहतों का दोहरा संयोग, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स कहा जाता है। अगर ये बोला जाता कि विदाउट यूज ऑफ मनी, ठीक है, मनी के बिना, पैसों के बिना अगर लेन देन हो रहा है, तो उसको आप लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, वस्तु विनिमय पद्धति। ध्यान से समझो ना आप लोग, क्वेश्चन में क्या पूछा है आप लोगों से, इट इज अ सिचुएशन व्हेन बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल सेल एंड बाय, नॉट एक्सचेंज विदाउट मनी। बिना पैसे के नहीं बोला ना यहाँ पर में उसने। उसने क्या बोला? उसने बोला कि आपको सेल करना है और दूसरा वाला बाय करेगा। इसको डबल कोइंसिडेंस बोला जाता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब एक के पास में आलू है, ठीक है, वो इसको आलू अपने बेच देगा, और ये इसको जो उसके पास में केले है वो उसको बेच देगा। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बोला जाता है इसको। बार्टर सिस्टम कब होता? आंसर, बार्टर सिस्टम कब होता? जब यहाँ बोलता बिना मनी के, बिना पैसे के। यहाँ कहीं पे भी बोला है कि उसने कि बिना मनी के, ठीक है, बिना मनी के कभी कहीं पे भी बोला है उसने यहाँ पर में कि बिना मनी के हो रहा है यहाँ पर में? यहाँ तो डायरेक्ट सेल और बाय बोल रहा है वो। ठीक है, सेल और बाय बोल रहा है यहाँ पर में, ईच अदर्स कमोडिटी। उसको बोला जाता है डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। ये एक इकोनॉमिक टर्म है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के अंदर में एक टर्म इस्तेमाल होता है आप लोगों का। ठीक है, चाहतों का दोहरा संयोग, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं आप लोग डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। तो इसको याद रखना है आप लोगों ने, कभी भी एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, बार्टर सिस्टम नहीं होगा। बार्टर सिस्टम के अंदर में आप लोगों का विदाउट मनी ये शब्द का होना जरूरी है। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों का मैंने एक लेक्चर लिया था थोड़े दिन पहले। ठीक है, उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को जितने भी अलग अलग हमारे भारत के संविधान में चीजें ली गई है अलग अलग देशों से, उनको मैंने पूरा पढ़ाया है आपको क्लास में। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है, ये बताना है आप लोगों ने। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? 1600 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड, जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे ताकि हम ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को कर दे। ठीक है, जी धनंजय कुमार ले लो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स? यहाँ पर में रूस या रशिया से हम लोगों ने ये पंचवर्षीय योजना लिया है। रशिया को ही हम लोग यूएसएसआर भी कहते थे। ठीक है,
यूएसएसआर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आप लोगों की, यूएसएसआर। आप लोगों में से जितने भी बच्चे जो देखो 1 to 5 में भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक है, 6 to 8 में, 9, 10th में, 11, 12 में, कहीं पे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक टर्म है यूएसएसआर, कितने लोगों ने इसके बारे में सुना है? ठीक है, यूएसएसआर के बारे में, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये संघ था 15 देशों का, ठीक है, 1922 में बना था ये, ठीक है, और 1991 में 1991 के अंदर में ये टूट गया, ठीक है, टूट गया, जिसमें सबसे बड़ा पार्ट रशिया था, इसी वजह से रशिया हम लोग गिनते हैं। तो यूएसएसआर भी आ सकता है, रशिया भी आ सकता है। यूएसएसआर में 22 देश थे, ठीक है, जिसमें से रशिया सबसे बड़ा था। आज देखिए रशिया आज भी सबसे बड़ा देश है, तो सोचिए कि उस समय में कितना बड़ा रहा होगा रशिया। तो रशिया से हमने लिया था, आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो कई बार रशिया की जगह पे यूएसएसआर भी दिया जा सकता है। तो पंचवर्षीय योजना हमने ली है, और मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज ये भी हमने ली है। चलिए एक क्वेश्चन और पूछता हूं आप लोगों से, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी है, बता सकते हो आप लोग? फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। कौन सा आर्टिकल है फंडामेंटल ड्यूटी का? ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज का, ठीक है जी, 15 देश थे उसके अंदर में, 1900 जो है 22 से लेकर 15 देश थे उसमें, 1922 से लेकर 1991 तक ये चला आप लोगों का, ठीक है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है आप लोगों की, बिल्कुल ठीक है। पहले 10 थी, फिर एक बाद में और जोड़ी गई आप लोगों की, तो अब टोटल हो गई 11। ये 11वें नंबर की कब जोड़ी गई थी आप लोगों की? ये जोड़ी गई थी 2002 में, 2002 में, ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अच्छा, इसका आर्टिकल मैंने पूछा आप लोगों से फंडामेंटल ड्यूटीज का, है ना? तो फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 51A, ठीक है, आर्टिकल नंबर 51A, ये भी याद रखना है। कब जोड़ा गई फंडामेंटल ड्यूटीज? ये जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन के जरिए, अमेंडमेंट एक्ट 1976, इंदिरा गांधी के समय में। तो ये 42वें संविधान संशोधन के समय में प्रधानमंत्री कौन थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी थी, ये भी याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, छोटा संविधान भी कहा जाता है इसको, ओके। चलिए, अब अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, आपको लग रहा है कि यार आपके लिए वैल्यू एडिशन हो रही है, आपको कंटिन्यूअस आपकी रिवीजन हो रही है, तो हर एक बच्चा सबसे पहले तो सेशन को लाइक कर देगा, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग जो है वो केवल जो है ले नहीं रहे हो, बल्कि अपना कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हो लेक्चर के अंदर में, ठीक है। और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करते रहिए, ताकि इसी तरीके से एनर्जेटिक मोड में आप लोगों को पढ़ाया जा सके, ठीक है। तो हर बच्चे ने अपना अपना योगदान यहाँ पर में देना है, ओके। नाउ प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, किस चीज को समर्पित थी? ये भी आप लोगों का देखिए जीएस का क्वेश्चन है। अब ये जीएस 11, 12 में आया था, हो सकता है अब ये आप लोगों का 9, 10th में पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे 1 to 5 में पूछ लिया जाए, हो सकता है 6 to 8 में पूछ लिया जाए। मैं आपको एक चीज बता दूं फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर मैं एक बात मेरी ध्यान से सुनो, मैं बहुत ज्यादा कन्विंस्ड हूँ, जब मैं रैंक बूस्टर सीरीज लेने वाला हूं ना आप लोगों की 1 तारीख से 20 तारीख तक, ठीक है, अगर आप लोगों को रुला नहीं दिया मैंने मेहनत करवा करवा के, तो फिर आप बोलना। 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आप लोगों को इतना इतना ज्यादा एंगेज रखूंगा, मैं इतना ज्यादा आप लोगों को बिजी रखूंगा उसके अंदर में रैंक बूस्टर सीरीज में, क्योंकि मेरे को लाना है आप लोगों को रैंक के अंदर में। कोशिश करनी है कि मैक्सिमम बच्चे जो है वो टीचिंग परीक्षा के टॉप 100 के अंदर में आए, ठीक है। मैं आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी वो जब लैपटॉप मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। उस रैंक बूस्टर सीरीज के अंदर मैं आप लोगों की इतनी मेहनत करूंगा, और ये जो सारे क्वेश्चन है ना, इनकी धज्जियां उड़ा के रख दूंगा, एक एक पॉइंट उनके ऊपर में, जो जो क्वेश्चन अब बन सकता है उसके ऊपर में, उन सारे लेक्चर्स के ऊपर मैं आप लोगों से बात करूंगा। मैं जितने एग्जाम्स टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2, टीआरई 3 का लीक पेपर, टीआरई 3 का ओरिजिनल पेपर, उन सब के क्वेश्चंस के साथ में उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ये आप लोगों की पूरा 1 तारीख से 20 तारीख तक की जो है प्रक्रिया होगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, ठीक है, कि कल रात में मैं जब जाग रहा था तो तब आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का जिस्ट मैंने निकाल लिया है। तो रैंक बूस्टर सीरीज और एनसीईआरटी की डू यू नो सीरीज के अंदर में एक और सरप्राइज आप लोगों के लिए, आप लोगों को एनसीईआरटी का जिस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा अभी, ठीक है, पूरी की पूरी, ठीक है, पूरी की पूरी एनसीईआरटी केवल और केवल 90 पेज में, पूरा आप लोगों का 6वीं का एनसीईआरटी हिंदी प्लस इंग्लिश के अंदर में केवल 90 पेजेस के अंदर में आपको उपलब्ध, 6वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक, ठीक है। दूसरा, 8वीं की जो हिस्ट्री की पुस्तक है, बड़ी पुस्तक है हिंदी इंग्लिश मिला के, उसको छोटा वर्जन जो उसका जो है जिस्ट पॉइंट जो है आप लोगों का, वो डू यू नो सीरीज के अंदर में फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों के लिए, ठीक है। और वो कैसे आप अवेल कर सकते हो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिए, मैं बता भी दूंगा आपको। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि कितने लोग जो है वो किसको समर्पित था। तो ये कृषि के विकास को समर्पित था, ठीक है।
अच्छा, एक और चीज है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसको कौन से मॉडल के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। हैरोल्ड हैरोल्ड डोमर मॉडल जो है आप लोगों को उसके नाम से जाना जाता है इसको, हैरोल्ड डोमर, ये प्लीज याद रखना आप लोगों ने इसको। तो कृषि को समर्पित थी ये याद रखेंगे आप सभी लोग, पहली बात तो। दूसरा वाला हैरोल्ड हैरोल्ड डोमर डोमर मॉडल इसको कहा जाता है आप लोगों का, हैरोल्ड डोमर मॉडल इसको कहा जाता है। तो प्लीज इसको याद रखना है, हैरोल्ड डोमर मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना को एग्रीकल्चर के ऊपर में बेस्ड थी ये पूरी की पूरी परियोजना आप लोगों की। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे हर कोई बच्चा, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पूरी की पूरी पंचवर्षीय योजनाएं बता दूं, और आप लोगों के लिए ये भी घोषणा करना चाहूंगा मैं कि आप लोगों का जल्द ही मैं पूरी की पूरी जो जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसके ऊपर मैं एक लेक्चर लेने वाला हूं मैं, जिसमें सारी पंचवर्षीय योजनाएं आपको करवाऊंगा, ठीक है, सारी की सारी पंचवर्षीय योजनाएं। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों का एक क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें बोला गया है भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित पर कथन गलत कथन का चयन कीजिए। करेक्ट, नॉट करेक्ट जो है उसको बताना है। नियोजित विकास मॉडल मतलब वही पंचवर्षीय योजना जो है ना आप लोगों का, प्लानिंग डेवलपमेंट वगैरह जो था, प्लानिंग जो था आपका उसके लिए। ये केवल पेड स्टूडेंट के लिए होगा दिव्या सिंह जी। रैंक बूस्टर सीरीज जो है आपका, मैं बहुत दिन से बता रहा हूँ, ये एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको बड़े स्तर के ऊपर में करवाना है। तो यह मॉडल विकास के यूएसएसआर मॉडल से प्रेरित था, बिल्कुल ये यूएसएसआर से लिया गया, ये बिल्कुल सही है आपका, यूएसएसआर से लिया गया था आपका ये, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दस्तावेज को 1951 में जारी किया गया, बिल्कुल सही बात है, 1951 से लेकर 1956 तक था। कौन सी चीज पर केंद्रित था ये बताइए आप लोग। यह मॉडल पीसी महालनोबिस योजना के वास्तुकार थे, गलत। पीसी महालनोबिस सेकंड वाली पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे, एनसीईआरटी में दिया भी है, ये सेकंड नंबर की जो थी, सेकंड 5 ईयर प्लान की थी, ठीक है, वो जो 1956 से लेकर, ठीक है, 1956 से लेकर 61 तक जो चली थी ना सेकंड पंचवर्षीय योजना, उसके वास्तुकार थे वो। तो पीसी महालनोबिस सेकंड वाली के थे, फर्स्ट वाली के नहीं। तो आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत वाला पूछा है, गलत कथन पूछा है आप लोगों से यहाँ पर में, ये आप लोगों को याद रखना था, ठीक है। सेकंड वाली पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, महालनोबिस प्लान या महालनोबिस मॉडल के नाम से भी आप लोग इसको जानते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, ओके। चलिए, आज मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बोलता हूँ, आज ही सुबह हमने पढ़ा है इसको क्लास में, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1357 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते चलेंगे, ताकि हम लोग और ज्यादा एनर्जी के साथ में आगे में भी आप लोगों के लिए सेशन लेते रहे, ठीक है। जितना ज्यादा मुझे लगेगा कि यार आप लोग जो है वो अपना अपना योगदान दे रहे हो, उतना ज्यादा जो है आपके लिए सेशंस लिए जाएंगे। देखिए भारत के संविधान में इनमें से किस शब्द का उल्लेख नहीं है। देखिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है फ्रेंड्स, इस शब्द का उल्लेख है, ये है आर्टिकल नंबर 112 के अंदर में। बजट शब्द का कहीं पे भी उल्लेख नहीं है, ठीक है, बजट का। बजट को ही हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही बजट हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं। हमारे संविधान में कहीं पे भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं नहीं है। आर्टिकल नंबर 112, अच्छा आज ही मैंने क्लास में करवाया क्वेश्चन, अब आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं, आप लोग जितने भी बच्चे वो सारे के सारे बताएंगे कि अगर केंद्र सरकार का बजट है, केंद्र सरकार का बजट है तो उसका आर्टिकल होता है आप लोगों का आर्टिकल नंबर 112। अगर राज्य सरकार को बजट निकालना है, राज्य सरकार भी हर साल बजट निकालती है, उसका आर्टिकल क्या है, आज ही समझाया है आप लोगों को मैंने ये, ठीक है। उसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट के अंदर में, ठीक है। राज्य सरकार के बजट के लिए कौन सा बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कौन सा वाला आर्टिकल है, वो आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी से, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 112 जो है वो आप लोगों का केंद्र सरकार के बजट से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, भारत में बजट औपचारिक रूप से कब पेश किया गया था, चलिए ये बताइए, भारत में बजट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जो है कब से शुरू हुई। देखते कितने बच्चे आंसर करते हैं। भारत के अंदर में बजट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी।
चलिए गुड। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को हो जाएगा 1860 के अंदर में जो है वो जेम्स विल्सन ने इसको प्रस्तुत किया था। जेम्स विल्सन ये फाइनेंस मेंबर थे वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर में, जेम्स विल्सन। अब यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं आप लोगों का, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आप लोगों का नन ऑफ दी अबव। ठीक है, आज ही कराया है आप लोगों को 1860 के अंदर में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। अच्छा, आजादी के बाद में पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? षणमुखन चेट्टी ने। ठीक है, आजादी के बाद, भारत की आजादी के बाद पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? षणमुखन चेट्टी ने। ठीक है, अच्छा भारत की पहली जो है वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी? ये भी आज ही हमने किया है। भारत की पहली महिला, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ये थी आप लोगों की, ठीक है, इंदिरा गांधी। अच्छा ये बताइए भारत की पहली पूर्णकालीन, ठीक है, कंप्लीट जो थी पूरी तरह से, वो कौन थी? ये बताएंगे आप लोग, फाइनेंस मिनिस्टर जो, क्योंकि इंदिरा गांधी तो प्राइम मिनिस्टर भी थी ना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का निर्मला सीतारमन। मैंने आपको बताया है सर, आपकी वजह से हम लोगों को पढ़ने में मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर एवरीथिंग सर। थैंक यू आयशा बुटीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप लोगों का समर्थन रहा, आप लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में कंटिन्यूअसली इनपुट देते रहे, जैसे 1418 लाइक्स हो चुके, जल्दी से हम लोगों ने 2000 इसको पार करना है, और जैसे आप लोग शेयर करते रहेंगे उतना ज्यादा मैं आप लोगों के लिए और करता रहूंगा। भारत, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? डी ट्रिपल एस बी टीजीटी, एसएससी सीजीएल, एनडब्ल्यूडीए। ठीक है, इसका क्वेश्चन आप लोगों का लीजिए, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आपके लिए डायरेक्टली क्वेश्चन। ठीक है, स्वतंत्र भारत की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। और उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को गणतंत्र के बाद में जो है कौन बने थे, ये भी आप लोगों को बताया था मैंने। ठीक है, बताइए जल्दी से। ओके, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, षणमुखन चेट्टी। ओके, ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है आजादी के बाद के। और आज मैंने करवाया है, जितने भी बच्चे हैं, देखिए मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि आप लोग कोर्स लीजिए, मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि भाई आज हम लोग इस सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कंटिन्यूअसली, जो है सिलेक्शन की तरफ में मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ। आज ही ये सारी चीजें याद भी करवाया है जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछी जाती है। तो जितने भी बच्चे इस कड़ी में जुड़ना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन हो सकते हैं, आप सभी लोग। ठीक है, तो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे फ्रेंड्स वो थे, ठीक है, षणमुखन चेट्टी। ओके, यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो आर के षणमुखन चेट्टी। किस वित्त मंत्री ने सबसे अधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है? ये क्वेश्चन आप लोगों ने आंसर करना है। किस वित्त मंत्री ने सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत किया है? ठीक है, जल्दी बताइए, किस वित्त मंत्री ने सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत किया है? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन, जल्दी 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 से बताते जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोगों ने ही करना है पूरा का पूरा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैंने आज ही अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ये बताया था। ठीक है, ये क्वेश्चन, तो मैं इसका आंसर छुपा रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर मैं छुपा रहा हूँ ताकि ये आंसर आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे सारे के सारे लोग। ठीक है, तो आंसर मैंने यहाँ पर मैं हाइड कर दिया है इसका, ताकि आप लोग आंसर कर रहे हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर हर किसी बच्चे से मेरे को चाहिए कमेंट के अंदर में। ठीक है, हर एक बच्चे से कितने बार क्या है, और जो बच्चा स्टार्टिंग से जुड़ा था उसको याद होगा बिल्कुल। ठीक है, 1490 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। आप लोगों की रिवीजन के लिए हर संभव चीज जो हो सकती है वो करूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन मैं इसलिए उसका आंसर जानबूझ के मैंने छुपा दिया है, उसका आंसर आपको दिखने नहीं दिया ताकि आप लोग इसका आंसर कर सके।
ठीक है। चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला आने वाला है आपका। ठीक है, चलो 1500 एग्जैक्ट 1500 क्रॉस हो चुका है आपका। सभी लोग 2000 की तरफ में जल्दी से लेकर चलेंगे। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है आपका। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, किसके द्वारा? ठीक है, तो इंदिरा गांधी और, ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो जो है, इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो सभी के सभी बच्चे, अगर पढ़ना है आप लोगों ने, आगे बढ़ना है ना, तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूं, एक्स्ट्रा पॉइंट बढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए कब ये हस्ताक्षर हुए थे ये भी याद रखेंगे। शिमला एग्रीमेंट जो है फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, बांग्लादेश का के लिए जो युद्ध हुआ था ना, 71 का युद्ध, भारत पाकिस्तान का 71 का युद्ध, जिसके बाद बांग्लादेश बना, उसके बाद में। तो 1972 के अंदर में ये शिमला समझौता हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जब मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया, आपको पता है जिस चीज पर मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ वो आप समझ जाना, एक्सपीरियंस के आधार पर लिख रहा होता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के समकक्ष जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत, ठीक है, कुछ चीजें पाकिस्तान ने मान ली, कुछ चीजें जो है वो इंडिया ने मान ली। ओके, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। ठीक है, 1972 में शिमला एग्रीमेंट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का फ्रेंड्स, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाने वाला। गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है, कौन थे? जी, तो देखिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास जो है इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने इस पे इसमें लास्ट में इस्तीफा भी दे दिया था। तो चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे गया अधिवेशन के 1922 के अंदर में। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आप लोगों का, 1922 का बिहार गया के अंदर में हुआ था। चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता था, यहाँ पर मैं देखकर बताइए आप सभी लोग। चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता था, ये आप लोगों ने बताना है। तो चित्तरंजन दास जी को देश बंधु के नाम से जाना जाता था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, बाकी पहला जो सेशन हुआ था, ठीक है, रंगनाथ मुदोलकर जो फ्रेंड्स वो अध्यक्ष थे बांकीपुर पटना के अंदर में, 1912 के अंदर। अब ये देखिए, एक क्वेश्चन है आपका, मैंने आपसे कहा है ना कि जितने भी आप लोगों के वो रहेंगे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 6 to 8 के जो बच्चे हैं, उनको मैं पूरा 6 to 8 वाले जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं एसएसटी के अंदर में, वो सारे क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद में पीआरटी के जो बच्चे, उन लोगों को पूरा का पूरा करवाने वाला हूँ, ये अलग अलग जितने भी सारे क्वेश्चंस है और उनसे रिलेटेड। तो एक क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में, वैदिक काल में प्रयुक्त पुर शब्द का मतलब क्या होता है, पुर। ठीक है, आज भी आप लोग अलग अलग इलाकों में रहते हो, कितने लोग हैं जो मुजफ्फरपुर में रहते हैं, कितने जो कानपुर में रहते हैं, कितने जो है नागपुर में रहते हैं, ठीक है, कितने जो ललितपुर में रहते हैं, और कौन कौन से पुर है आप लोग बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, तो ये पुर का मतलब क्या है? पुर जो है फ्रेंड्स, वो आप लोगों का उस समय से चला आ रहा है, एक शब्द है संस्कृत का जिसका जिसका मतलब होता है दुर्ग, किला। ठीक है, वहां से है पुर। ठीक है, तो पुर मतलब होता है दुर्ग, वैदिक काल में प्रयुक्त होता था पुर मतलब दुर्ग, किला। और आप लोगों को बता दूं, एक देवता है जिसका जिनको पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर किसको कहा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन बन गया आप लोगों का। भागलपुर, क्या बात है, ठीक है, इस्लामपुर, ठीक है, उदयपुर, समस्तीपुर, ठीक है, रामपुर, गोरखपुर, मधेपुरा, ठीक है, जमशेदपुर, बहुत बढ़िया, जनकपुर। आप तो बढ़िया कर रहे हो यार। ठीक है, पुर का मतलब होता है फोर्ट्रेस या फिर दुर्ग आपका। और ऋग्वेद के अंदर में करीब 30 बार पुर ये शब्द आया है। और पुरंदर किसको कहा जाता है? पुरंदर का मतलब होता है पुर को तोड़ने वाला। पुर मतलब किला, किलो को तोड़ने वाला, किलो को ढा देता थे वो भगवान। तो किसको कहा जाता था? इंद्र भगवान को। तो पुरंदर किसकी उपाधि थी? इंद्र भगवान की। तो इंद्र भगवान को पुरंदर कहा गया है ऋग्वेद के अंदर में। क्या है कहा गया है? पुरंदर मतलब पुरों को तोड़ने वाला, किलों को ध्वस्त करने वाला। तो ये पॉइंट भी बन गया आपका। तो जो हमारी स्कोर बूस्टर सीरीज रहेंगी उसके अंदर में ये इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे पुर आया तो पुरंदर किसको बोलते हैं, ये पूरी चीजें आपको बताऊंगा कितने बार उल्लेख आया है, क्योंकि अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो रैंक बूस्टर सीरीज जो रहेंगी आप लोगों की, वो पूरा ओवरऑल इस तरीके से डिपेंडेंट रहेंगी। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों को। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का, बताइए।
सर्वोच्च न्यायालय। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, वो भी आप लोगों को बता दूंगा मैं। और ये हमारा पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ना क्यों जरूरी है, ये भी मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या फिर बाकी के जो न्यायाधीश होते हैं फ्रेंड्स, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूं, मैं आर्टिकल नंबर 124 का सब क्लॉज 2 जो है ये बोलता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएंगी। ओके, राष्ट्रपति जो है वो चीफ जस्टिस की नियुक्ति करते हैं, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी के जजेस है उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, ठीक है, राष्ट्रपति ही करते हैं। हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करता है, ये आप लोग बताइए मुझे, जल्दी से देखना चाहता हूं मैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करता है। तो हाई कोर्ट के जजेस की जो नियुक्ति है फ्रेंड्स, वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे 50वें नंबर के 50th नंबर के जो है वो चीफ जस्टिस कौन है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से जो भी पूरा रहेगा, मैं आपको डेमो दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग रैंक बूस्टर सीरीज के अंदर में सब कुछ करने वाले हैं। सर्वोच्च न्यायालय के भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल क्या है उनका, आर्टिकल नंबर 124 है। अभी आप लोगों का चीफ जस्टिस की बात निकली है, तो 50वें नंबर के जो चीफ जस्टिस है, ठीक है, वो है DY चंद्रचूड़, चंद्रचूड़, ठीक है। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन आ सकता है कि 51वें नंबर के चीफ जस्टिस कौन बनने वाले, 51st नंबर के, तो वो बनेंगे संजीव खन्ना, संजीव, ठीक है, खन्ना, ये याद रखना है आप लोगों ने, संजीव खन्ना जी बनने वाले हैं। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो है वो बार बार देखना है। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज कितनी होती है, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे बाकी के जजेस हो, उनकी रिटायरमेंट की एज 65 साल होती है। तो चलो दोनों ही बता देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करेंगे, जो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकते हैं, जो सारे पॉइंट हो सकते हैं, वो सब कुछ करने वाले हम लोग रैंक बूस्टर सीरीज में, ठीक है। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करूं मैं, ठीक है, और हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट का अगर जज है तो उसकी रिटायरमेंट की एज जो है, रिटायरमेंट की जो एज होती है उसकी, वो होती है 62 साल, 62 ईयर्स, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट की एज होती है वो होती है 65 साल। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, ठीक है। हाई कोर्ट के जजेस की उम्र होती है 62 साल, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र होती है 65 साल। क्यों सुप्रीम कोर्ट की उम्र की 65 साल, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, हाई कोर्ट का जज बन चुके हैं, अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज को एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा उम्र उनको देना पड़ेगा, है ना, इस वजह से तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिटायरमेंट की एज 65 साल होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ये दो पॉइंट भी हम लोगों ने देख लिया। नाउ फ्रेंड्स, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बता रहा हूँ, हर एक बच्चा ध्यान से सुनेगा। एक बार पहले तो सेशन को लाइक कर दो, अगर आपको लग रहा है कि यार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए एफर्ट्स हो रहा है, तो ध्यान से आप लोग इसको लाइक। अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्यों ये रैंक बूस्टर सीरीज आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी, ध्यान से समझिए आप लोग। सरदार सरोवर बांध, ठीक है, निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात भी बताने वाला हूँ, लर्न एंड अर्न स्कीम की घोषणा करने वाला हूं मैं, तो अभी ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग, लर्न एंड अर्न स्कीम की घोषणा करने वाला हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा। सरदार सरोवर बांध किस चीज से रिलेटेड है, लर्न एंड अर्न, जो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ में जो है अपना खर्चा भी उठाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए स्कीम, केवल आज के लिए, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप इसमें एनरोल कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं सरदार सरोवर डैम की बात करूं, तो सरदार सरोवर डैम जो है ये नदी पे, कौन से नदी पे बना है, नर्मदा नदी पे, नर्मदा नदी पे बना है गुजरात में। ये दो पॉइंट कितने लोगों को याद है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपका स्कोर बढ़ाने के लिए, रैंक बढ़ाने के लिए आप लोगों का, सरदार सरोवर बैंड। सभी लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूंगा लर्न एंड अर्न स्कीम की आप लोगों के लिए, सभी के लिए, तो सभी लोग लास्ट तक जुड़े रहिए। नर्मदा नदी गुजरात, ठीक है, के अंदर में, तो इससे गुजरात तो बेनिफिट होता ही है, साथ ही साथ जो है फ्रेंड, जहां से ये नदी निकलती है मध्य प्रदेश, उसको भी बेनिफिट होता है, महाराष्ट्र को भी इसका पानी मिलता है, और राजस्थान को भी।
तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये जो है फ्रेंड्स 4 राज्य है जो इस परियोजना में शामिल है, जिनको फायदा होता है इसका। तो अब बताइए आंसर क्या होगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को ये क्वेश्चन? कितने लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, हाथ ऊपर करके बता दीजिए जल्दी जल्दी से अगर समझ में आ गया आप लोगों को तो। ठीक है, सरदार सरोवर डैम, ओके, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये आप लोगों का हो जाएगा। इसके अलावा, ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आपका ये एक पॉइंट था आपका, जब ये कब क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का, ठीक है, ये आपका टीआरई 1 में पूछा गया था। अब देखो रैंक बूस्टर सीरीज क्यों काम की आपकी, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप लोग देखिए टीआरई 2 में भी आया ये क्वेश्चन, ठीक है, टीआरई 2 में भी आया कि गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध, आपको बताया सरदार सरोवर बांध कहां बना है? गुजरात में है, नर्मदा नदी पर है। 2 नंबर तो यही क्लियर हो गए। कौन कौन से राज्य का समूह उसमें शामिल है? अब आप लोग बताएंगे जल्दी से इसका आंसर। ठीक है, बताइए सभी लोग जल्दी जल्दी से बताइए। जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सरदार सरोवर बांध के राबो के लिए कौन सा है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, आंध्र प्रदेश नहीं है उसमें, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया था? हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से, हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। 1691 लाइक्स आपने कर दिए फ्रेंड्स, केवल 9 लाइक्स दूर है हम लोग 1700 लाइक से, तो जल्दी जल्दी से कर देंगे आप सभी लोग लाइक्स भी सेशन को। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स अब आप देखिए ये क्वेश्चन, ओवर विच रिवर इज सरदार सरोवर डैम इज बिल्ड? टीआरई 2 का 9-10 टीजीटी के अंदर में पूछा गया प्रश्न। ये आप लोगों का 1 to 5 के अंदर में जीएस में पूछा जा सकता है, ये 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के जीएस में पूछा जा सकता है, ये सब्जेक्ट के अंदर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली घोषणा कर रहा हूं, इसको पूरा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। इसका आंसर तो आप लोगों ने करना ही करना है, ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे ही करेंगे, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अब मैं जो घोषणा कर रहा हूं उसको भी आप लोग ध्यान से समझिए कि ये क्या है आप लोगों की, केवल आज के लिए। ये है आप लोगों का लर्न एंड अर्न। लर्न एंड अर्न, इसका मतलब क्या होता है? पढ़ाई करो और कमाई भी। इसमें कैसे करेंगे आप लोग ध्यान से समझिए आप लोग, इसका मैं पूरा तरीका बता रहा हूँ, ये केवल आज के लिए रहेगा आप लोगों का। जो भी बच्चा इसमें रजिस्टर करना चाहता है वो कर सकता है। ठीक है, आप लोगों में से कई सारे लोग होंगे जो लाइब्रेरी जाते हैं, आप लोगों में से कई सारे लोग होंगे जिनके फ्रेंड सर्कल्स में होंगे जो लोगों का जो है जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है फ्रेंड्स, आज 7611101101 इस नंबर के ऊपर में जो है आप लोग क्या करोगे, ठीक है, व्हाट्सएप कर दोगे अपनी डिटेल की, आई वांट टू रजिस्टर इन लर्न एंड अर्न स्कीम। ठीक है, इसके तहत क्या होगा कि यदि आप 5 स्टूडेंट्स को एनरोल करवाते हो, ठीक है, ताकि क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जो जुड़े और हम लोग जो है उसके अंदर में पूरा रिजल्ट जो है वो लेकर आए हम लोग अच्छे से। तो 5 स्टूडेंट्स को अगर आप लोग जोड़ते हो, ठीक है, तो इसमें जो है फ्रेंड्स आप लोगों को फ्लैट 1000 रुपीज, ठीक है, आप लोगों को मिलेंगे। इसमें आपको क्या करना है, उन 5 लोगों का डेटा लेना है, ठीक है, और एक साथ जो है उनका नंबर शेयर करना है, और एक साथ उनकी जो भी प्रक्रिया है वो टीम आपके करवाएंगी। इस नंबर पे आपको करना है वो पूरा का पूरा। ठीक है, आपको अलग से एक नंबर मिलेगा, पहले आप रजिस्टर करोगे तो एक अलग से नंबर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, जिसके थ्रू आप लर्न एंड अर्न स्कीम के अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यदि आप 10 स्टूडेंट्स को करवाते हो, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स को अगर आप लोग एनरोल करवाते हो इसके अंदर में, ठीक है, आपका फुल कोर्स के अंदर की बात करो मैं, ठीक है, तो उसके अंदर में आप लोगों को 2000 रुपीज जो है फ्रेंड्स वो मिलेंगे। ठीक है, 2000 रुपीज ये आप लोगों की अर्निंग होगी। ठीक है, अगर आप लोग जो है वो 15 स्टूडेंट्स को एनरोल करवाते हो अपने साथियों को, कोई भी लाइब्रेरी में आप पढ़ते हो या जैसे भी आप करते हो या आप जोड़ते हो, ठीक है, तो आप लोगों को 3000 रुपीज जो है फ्रेंड्स वो मिलेंगे आप लोगों को। और अगर आप 20 स्टूडेंट्स को एनरोल करवाते हो, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स को आप एनरोल करवाते हो एक साथ, ठीक है, तो आपको 5000 रुपीज जो है वो मिलेंगे। ये आप लोगों की आज की स्कीम है। तो आप क्या कर सकते हो, इस नंबर पर आप लोगों ने व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप व्हाट्सएप आप कर दोगे, ठीक है, व्हाट्सएप कर दोगे आप, ठीक है, कि आप एनरोल होना चाहते हो, बस इतना ही आपने करना है। ठीक है, बाकी आप लोगों को ओके
ओके, बाकी आप लोग जो करना चाहे कर सकते हैं, बाकी जिनको नहीं करना है वो मतलब इसको इग्नोर कर सकते हैं, सिंपली कोई इशू नहीं है। ओके, चलो, बाकी जो है फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। अभी कुलदीप सर की क्लास स्टार्ट हो रही है। ओके, कुलदीप सर की जो है वो क्लास कोई भी कर सकता है यहाँ पर में, जितने भी लोग हैं, जो लोग करना है, चाहे पेड क्लास के हो चाहे ओके, जितने भी है तो वो लोग कर सकते हैं, चाहे पेड क्लास के स्टूडेंट हो चाहे वाईटी वाले स्टूडेंट हो, वो लोग कर सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे स्टूडेंट्स को? आप स्टूडेंट्स का नंबर ले लीजिए, उनका डेटा इकट्ठा कीजिए कि 5 लोग एक साथ कर रहे हैं एनरोल। ठीक है, उन 5 लोगों को सबको जो है 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और आपको मिल जाएगा ये, या बाकी आप उनके साथ में भी शेयर कर सकते हो कि भाई जैसे 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग आपके साथ में जुड़ रहे हैं, तो आप उनको बोल सकते हो मुझे 1000 रुपीज मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 100 रुपए मैं रख लूंगा, 100 रुपए तुम रख लेना। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो आप। तो ये चीज भी आपकी की जा सकती है। ठीक है, आप लोग मतलब उनको 100 रुपीज का फायदा आप उनको भी दे सकते हो, जो लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ में। ओके, चलिए, तो ये भी आप कर सकते हो। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर में। ठीक है, और कुलदीप सर की क्लास स्टार्ट हो रही है, उस क्लास के अंदर में भी आप लोग चले जाइए। ठीक है, और आज जितने बच्चे इसमें एनरोल होना चाहते हैं वो लोग 7611101101 इस नंबर के ऊपर में एनरोल करके, ठीक है, इस नंबर पे कर सकते हो आप लोग। और क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है साइंस की, तो आप उसमें भी चले जाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।